नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शिल्प प्रक्रिया संहिता धारा 114 से लेकर के धारा 119 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हम आपको धारा 113 तक बता चुके हैं। तो उसमें अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा। हम आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियोस आप कृपया करके पहले देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें सुझाव दे सकते हैं। आइए चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 114। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 114 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कोर्ट की डिक्री पे या फिर आदेश से खुद को अगर पीड़ित मान रहा है, तो वह व्यक्ति जिसमें अपील की अनुमति है, लेकिन वह अपील को वरीयता अगर नहीं देता है, या फिर जहां पर एक डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान अगर नहीं किया गया है, तो फिर डिक्री या आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है और संबंधित कोर्ट यह आदेश जारी कर सकता है या डिक्री सुना सकता है कि यह धारा 114 के अंतर्गत पुनर्विचार की व्यापक शक्ति के अंतर्गत न तो पुनर्विचार की शक्तियों के इस्तेमाल में पूर्व दृष्टांत के तौर पर कोई शर्त रखी गई है, और न ही यह इस धारा से संबंधित कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार की शक्तियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित करती है। यही इस धारा में बताया गया है। इस धारा में बहुत अच्छा एक उदाहरण है, एक वाद है, उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे राम साहू जो कि मृत है बनाम विनोद कुमार रावत का वाद है। इस वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि कब्जे को लेकर के जो आवश्यक दलीलें हैं वह लिखित बयान में होना चाहिए। यहाँ तक कि पक्षकारों ने अगर कब्जे को लेकर के कोई सबूत पेश किए हैं, तो वह भी वाद में इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यही धारा 114 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 115। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 115 में यह बताया गया है कि जो पुनरीक्षण है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जा सकता है कि भाई आप हमारी चीज़ों को फिर से ध्यान दीजिए, हमने जो आवेदन किया है आप कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए। इसमें एक पक्ष जो है वह उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के बाद पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार लागू कर सकता है। यह धारा उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती गई। इसमें बताया गया कि जो पुनरीक्षण की शक्ति है वह उसका शक्ति का केवल न्याय है, प्रशासन नहीं है, और इसमें संशोधन करने की शक्ति है वह वैधानिक होती है तथा इसको नए कानून के द्वारा इसे समाप्त भी किया जा सकता है। पुनरीक्षण शक्तियों को कम प्रयोग होता है और सभी परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 115 जो है वह प्रतिबंधित धारा है। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय है वह किसी भी ऐसे मामले में अभिलेखों को मंगवा सकेगा जिसका कि उसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय ने विनिश्चय किया है। इसके अलावा जिसका कोई अपील भी नहीं है, यदि ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि यह किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसने विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो कि इस प्रकार निहित है, या फिर ऐसे न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में या फिर अवैध रूप से तत्वाधानिक अधिनियम से उसमें कार्य किया गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझता है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 115 में यही बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 116 में क्या बताया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 116 के अनुसार इस भाग के कुछ उच्च न्यायालय को लागू होना बताया गया है, यानी कि कुछ पार्ट तो 115 में आ गया, कुछ पार्ट जो है 116 में होगा। इस धारा के अनुसार
यह भाग ऐसे उच्च न्यायालय को ही लागू किए जाएंगे जो कि न्यायिक न्यायालय को लागू नहीं हो सकते हैं, वह उच्च न्यायालय को लागू किए जा सकते हैं। यही धारा 116 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 117। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 117 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय का जो है किस प्रकार लागू होगा, या फिर उसके सिवा जैसा इस भाग में या भाग 10 में या फिर उस नियम से संबंधित जो उपबंध दिया गया है उसी अनुसार इस संहिता के उपबंध ऐसे उच्च न्यायालय पर लागू होंगे। यही धारा 117 बताती है, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 117। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 118 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 118 के अनुसार खर्चों को अनिश्चय पूर्व डिक्री के निष्पादन के अनुसार बताया गया है, जिसके अनुसार यह कहा गया है कि जब उच्च न्यायालय ये जब आवश्यक समझेगा कि उसकी अपनी अधिकारिता से संबंधित सिविल अधिकारियों के प्रयोग से संबंधित यदि कोई डिक्री बाद में खर्चों के विनिश्चय के द्वारा या अविनिश्चित किए जाने के पूर्व उसका निष्पादन किया जाना चाहिए, तो क्या होगा, वहां पर उच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि उस डिक्री के उतने भाग के सिवा जितना खर्चे से संबंधित है उस डिक्री का तुरंत निष्पादन किया जाए और उसे उतना भाग के बारे में यह आदेश दे सके जो कि खर्चों से संबंधित है, उसके निर्धारण के द्वारा अनिश्चितता हो जाए कि डिक्री का निष्पादन हो सके। यानी कि खर्चे वाले पार्ट को आप अलग करके बाकी सभी का डिक्री का निष्पादन कर दीजिए। यही धारा 118 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 119। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 119 में अपराधिकृत व्यक्ति जो न्यायालय को से संबंधित नहीं है उसके बारे में बताया गया है। इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि कोई व्यक्ति वह किसी व्यक्ति को वहां के सिवाय किसी अन्य न्यायालय में जहां पर अपने चार्टर के द्वारा ये शक्ति प्रदत्त की गई है कि उस शक्ति का प्रयोग कर सके, उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति की ओर से उच्च न्यायालय को उसकी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित करने के लिए या फिर साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उसको प्राधिकृत करती है। जैसे कि अटॉर्नी हो गया, अधिवक्ता की शक्तियां हैं, ये सब उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।